बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर से करेंगे। नवाब मलिक की तहवील में तौसी कर दी गई है। अब नवाब मलिक 7 मार्च तक ईडी की तहवील में रहेंगे। माजरे की नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम है। वहीं आज अदालत में ईडी के बयान में तजाद नजर आया। पिछली समाअत में जहां ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में कहा था कि नवाब मलिक और हसीना पारकर के दरमियान 55 लाख रुपए का नकद लेन देन हुआ, वहीं आज अदालत में ईडी ने कहा कि ये 55 लाख का नहीं बल्कि 5 लाख का मामला है। 55 लाख गलती से लिख दिया गया था। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। जिस दिन गिरफ्तारी दिखाई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उस दिन भी कवर किया था इस मुद्दे को, को ट्रैक कर रहे हैं लगातार। सर्वेश, नवाब मलिक के लिए तो ये बड़ा झटका है। वहीं अदालत में आज जो ईडी ने अपनी तरफ से बात रखी उसमें तजाद भी सामने आ रहा है। आज अदालत में क्या कुछ हुआ जिसके बाद 7 मार्च तक इन्हें फिर से ईडी की तहवील में दे दिया गया, बताइएगा तफसील से। देखिए सना जी आज अदालत में सबसे पहले नवाब मलिक के एडवोकेट पहुंच चुके थे। हालांकि ईडी की टीम देरी से ज़रूर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के बीच नवाब मलिक के एडवोकेट की तरफ से साथ ही ईडी के एडवोकेट की तरफ से जो बहसबाजी हुई उसमें तमाम बातें थी कि सबसे पहला एक जो ट्रांजैक्शन अमाउंट बताया था जो 55 लाख का था, वो अमाउंट आज अचानक से 5 लाख तक आ गया, जिसको वो लोग टेम्पो एरर बता रहे हैं कि गलती से लिख दिया गया था। उसका एक मामला सामने आया कि कहीं ना कहीं ईडी से की तरफ से गलती हुई है। दूसरा ये था कि नवाब मलिक की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई बिना समन्स के या बिना बताए या कोई सूचना दिए हुए, उसको लेकर एक अपील दायर की गई थी। उसका फैसला अभी फिलहाल आना बाकी है। उसको लेकर भी बहसबाजी नवाब मलिक के वकील ने आज सेशन कोर्ट में की, पीएमएलए कोर्ट में। लेकिन जिस तरह से 25 तारीख से लेके 28 फरवरी के बीच नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में एडमिट थे, जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन्हें एक शिकायत थी बीमारी को लेकर। हाँ। तो उसको लेकर ईडी का ये कहना था कि नवाब मलिक से जो पूछताछ करनी है वो पूछताछ उनकी अधूरी थी, उन्हें कुछ और दिन चाहिए रिमांड की ताकि वो पूछताछ हो सके। और इसमें एक नई बात आज ये सामने आई कि कुछ और जमीनों की खरीद फरोख्त का हवाला ईडी ने दिया है जिसमें कई लोगों के नाम है और उन बारे में भी इनसे पूछताछ करना चाहती है। हालांकि ये बात आज नई सामने आई है। अब इसको लेकर ईडी किस तरह से 7 मार्च तक की जो रिमांड मिली है उसमें नवाब मलिक से क्या पूछताछ करती है। हालांकि जो पुख्ता जानकारी अभी तक आई है कि नवाब मलिक से कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाए हैं जिसको लेकर ईडी मजबूत कार्रवाई कर सके। फिलहाल 7 मार्च तक 3 मार्च तक पहले ईडी की तहवील में दिया गया था और अब इस का वक्फा बढ़ा दिया गया। 7 मार्च तक ईडी की तहवील में रहेंगे क्योंकि ईडी, जैसा कि सर्वेश तिवारी हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी ऐसी जानकारी जो उनसे लेनी है, लिहाजा इस मुद्दत को बढ़ाना होगा। और अदालत ने आज इस हवाले से फैसला ईडी के हक में सुनाया है। 7 मार्च तक नवाब मलिक ईडी के तहवील में रहेंगे। नवाब मलिक के वकील का इस पर क्या कुछ कहना है, बताइएगा सर्वेश। देखिए, गिरफ्तारी से लेके तमाम जितनी भी एक्टिविटी हुई थी, चाहे वो ज़मीन जो कुरला की ज़मीन की जिस मामले को लेकर जो ट्रांजैक्शन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को लेकर बताया गया था, ये सारा चीज तो सारी बातों को लेकर असंवैधानिक बताया गया है नवाब मलिक के एडवोकेट की तरफ से। और उसी बिना पे ना तो इन्हें ईडी की गिरफ्त में रखा जा सकता है और ना ही इनकी रिमांड ली जा सकती है। इन्हें बाकायदा इस मामले में जमानत दी जाए, ये बातें कही गई थी। और जो भी कानूनी प्रोसेस होगा उसके लिए नवाब मलिक हमेशा हाजिर रहेंगे। लेकिन आज जो था उसको बातें सुनी गई कोर्ट में। हाँ। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। जज की तरफ से जो फैसला था, हाँ। ईडी के जो रिमांड थी मांगी गई थी उस पर अमल किया गया। लेकिन हाँ। नवाब मलिक के जितने एडवोकेट हैं, चाहे देसाई की बात करें चाहे नीलेश भोसले उनकी जो लीगल टीम है उनकी बात करें, उनका साफ कहना है कि ईडी के पास नवाब मलिक को लेकर कोई भी पुख्ता दस्तावेज या पुख्ता सबूत नहीं है कि उस बिना पे ये गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि जो टेरर एक्टिविटी बताई जा रही है कि टेरर एक्टिविटी फंड का मामला है, वो भी कहीं ना कहीं इनके एडवोकेट की तरफ से
अभी तक पुख्ता तौर पे से नकारा दिया जा रहा है, लेकिन ईडी लगातार उस चीज को लेके जी, तो ये बात नवाब मलिक के वकील की तरफ से हो गई। जिस बात पर ईडी को तहवील में मजीद वक्त मिला है, यानी 7 मार्च तक नवाब मलिक को को ईडी की तहवील में रखने का वक्त दिया गया है। ईडी ने क्या कुछ आज अदालत में बात अपनी तरफ से रखी कि ये मामले हैं या फिर ये इश्यूज हैं जिन पे हमें बातचीत करनी है? क्या इस हवाले से कुछ जानकारी मीडिया में आ पाई? देखिए, शुरुआत से लेके अब तक जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आती है, हालांकि ईडी ने आज इस बात से साफ तौर से कोर्ट में इनकार कर दिया कि उनके महकमे या उनके किसी भी अधिकारी के जरिए कोई भी खबर मीडिया के पास या अन्य किसी के पास नहीं जाती है। लेकिन फिर भी नवाब मलिक के एडवोकेट की तरफ से आज किसी अखबार का हवाला दिया गया कि आज ईडी इस पे रिमांड की डिमांड करेगी और उससे उन्हें रिमांड मिलेगी। तो ये खबर मीडिया को कहां से आती है, इस बात को भी नवाब मलिक के एडवोकेट ने रखा। लेकिन ईडी ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारी ओर से किसी भी तरह से इस बारे में सूचना किसी को नहीं दी जाती है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर अब तक वहीं पे अटका हुआ है कि ईडी के जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, जो मीडिया में खबर आती है, अखबारों में छपते हैं, सोशल मीडिया पे आता है कि नवाब मलिक किसी भी तरह से उनके पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट में जब चीज़ें सामने आती है तो नवाब मलिक के एडवोकेट की तरफ साफ कहा जाता है कि पूरी चीज़ें जो अब तक हुई हैं पूरी तरीके से जो संविधान है उसके मुताबिक नहीं हुई है, असंवैधानिक तरीके से हुई है। लेकिन जिस बात का जिक्र सर्वेश तिवारी आपने किया कि आज उस बात को नवाब मलिक के वकील ने भी रखा, जिसको लेकर शिवसेना और महाविकास अघाड़ी ने कई प्रोग्राम्स में और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को दोहराई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लिस्ट होती है, एक फहरिस्त होती है, उन्हें पहले से पता होता है कि कौन गिरफ्तार होने वाला है और किस पर ईडी या जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने वाला है। ये बात किस हद तक आपने समझ पाई है? आप इस खबर को, इस तरह की खबर को कवर करते रहे हैं, कितना सही है ये दावा महाविकास अघाड़ी सरकार का? जी, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कल क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। उसकी घोषणा बीजेपी के कई नेता 7 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 महीना पहले एक डेट मुकर्रर करते हैं कि देखिए कि इस तारीख को क्या कुछ हो सकता है। हाँ। अभी खुद 7 तारीख की घोषणा खुद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की है कि 7 तारीख को कुछ वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। अब क्या धमाका कर सकते हैं क्या पता। दिशा सालिन जो मामला था जिसमें नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को मालवनी पुलिस ने तलब किया है। 5 मार्च की रोज उनकी जो लीगल टीम होगी, हाँ। दोनों बाप बेटे जो हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं इंडस्ट्री के, स्मॉल इंडस्ट्री के, उनको और उनके बेटे को वहाँ पे हाजिर होना है। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से जो मामला है, जिनके नाम इनके सरकार के साथ है, सरकार में शामिल नेताओं या मंत्री के साथ उछले हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं गरमाया जाए और महाविकास आघाड़ी जो पिछले 2 साल से महाराष्ट्र सरकार में बाकायदा काम कर रही है उसको घेरा जाए और सरकार गिराने की कोशिश की जाए। लेकिन सरकार भी कल जिस तरह से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें जब अजीत पवार को ये सवाल किया गया कि जिस तरह से विपक्ष बार बार दावे कर रहा है, आपके कई नेताओं मंत्रियों के नाम ले रहा है करप्शन को लेके, तो क्या आपके पास भी पूर्व सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कुछ मंत्रियों या नेताओं के करप्शन के मामले या लिस्ट है? तो अजीत पवार ने साफ तौर पे ये बयान दिया था कि हमारी सरकार भी इन एक्शन के मूवमेंट में है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो लीगल एक प्रोसेस की तरह से होगी। मतलब उनके पास भी कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस की पूर्व सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं की एक भ्रष्टाचार की लिस्ट तैयार जरूर है, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र का अधिवेशन बजट सत्र शुरू हो चुका है, आज पहला दिन था, काफी हंगामा भरा रहा। राज्यपाल को भी अपने अधूरे भाषण से जाना पड़ा, विपक्ष ने हंगामा किया, नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग तक कर दी। जी, तो सियासी हलचल इस मुद्दे पर तेज है। जिस दिन गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी नवाब मलिक की, उस दिन ईडी ने ये इल्जाम लगाया था नवाब मलिक पर कि सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो अरसा गुजरा पूछताछ का, उसमें नवाब मलिक ने कोऑपरेट नहीं किया। अब जबकि ईडी आज फिर अदालत में पहुंची थी और नवाब मलिक के वकील भी थे, तो क्या इस हवाले से भी ईडी ने कुछ कहा कि नवाब मलिक जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हमें इनकी अवधि को, इस तहवील की अवधि को बढ़ाना, इस हवाले से बात की ईडी ने क्या? नहीं, उनकी डायरेक्ट जो डिमांड थी वो रिमांड की थी, क्योंकि
3 से 4 दिन अस्पताल में एडमिट थे। जिस तरह से तमाम मीडिया कर्मी या तमाम मीडिया के लोग नवाब मलिक को जानते हैं, इस बात का तो उन्हें अंदेशा पहले से था। उन्होंने ट्वीट भी कई बार किया था कि सरकारी अधिकारी, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, कुछ अधिकारी उनके महकमे में आ सकते, क्योंकि उनके रिश्तेदारों से पिछले 5-6 महीनों से कई रिश्तेदारों के घर पर अलग अलग टीमें गई थी, पूछताछ कर रही थी। तो इस बात की उन्हें भनक तो थी, लेकिन जिस तरह से ईडीआई पूछताछ या सवालों के जवाब नवाब मलिक से चाहती है, हाँ। नवाब मलिक ने जिस जमीन के मामला उठा था, ईडी की गिरफ्तारी के पहले ही उससे तकरीबन दो हफ्ता पहले उसे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने जब इस मामले का खुलासा किया था, तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने सारे ज़मीन के दस्तावेज तक मीडिया के सामने रखे थे, किस तरह से ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, कौन इसका मालिक था, कौन इसमें। बिल्कुल, कई हफ्तों तक हमने देखा था कि सोशल मीडिया या फिर मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह के इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा था। फिर उसके बाद एक तवील लंबी खामोशी देखी गई थी सियासी हलचल में महाराष्ट्र की। लेकिन जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई तो एक बार फिर से उस सियासी हलचल को हवा मिलती हुई दिखाई दी। बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की महाविकास अघाड़ी दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। इस सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की महाविकास अघाड़ी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। प्रकाश अंबेडकर ने अपने दौरे नांदेड़ के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। देखिए रिपोर्ट। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने नांदेड़ में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर मरकज की बीजेपी और रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें आरएसएस के इशारे पर काम कर रही हैं और मुल्क के पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन से महरूम करने की साजिश हो रही है। सेना, कांग्रेस और एनसीपी ये अमीर मराठों की पार्टी है। जिस तरह से इस अमीर मराठा पार्टी ने गरीब मराठा के आरक्षण को हाईकोर्ट ने जो माना था सही है कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से दलील ना करते हुए उसको खारिज करने की मौका दिया। उसी तरह से ये अमीर मराठा जो है वो यही देख रहा है कि सत्ता में कोई नहीं आए और इसलिए ओबीसी का अगर आरक्षण चला जाता है तो चले जाने दीजिए। इन चारों पार्टियों को वोट ना देने की आप शपथ लेनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और फिर देखिए कि ये कैसे आरक्षण मिलने के लिए तड़पते हैं, प्रयत्न करते हैं, ये आपके सामने आ जाए। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी लीडर और रियासत के काबीनी वजीर नवाब मलिक पर लगाए जा रहे इल्जामात के बारे में कहा कि इल्जामात काफी संगीन नौयत के हैं, इसलिए उन्हें फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए और अदालत से अपनी बेगुनाही साबित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नवाब मलिक को हम जनता दल से जानते हैं, राष्ट्रवादी में तो वो अभी आए हैं। उनका ऐसा कोई चरित्र है ऐसा हम लोग नहीं जानते। मैं इसलिए नवाब मलिक को यही सलाह दूंगा कि तुरंत रिज़ाइन देके हाई कोर्ट से कहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने ये आरोप लगाया वो 15 दिन में एफआईआर दर्ज करके और उसकी सुनवाई हो, कार्रवाई हो। अगर तथ्य है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर तथ्य नहीं मिला तो जिस एजेंसी ने मुझ पे ये कार्रवाई की है उस पर कोर्ट ने कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग मेरे ख्याल से कोर्ट के सामने नवाब मलिक ने पेश करना चाहिए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और वहां फंसे हिंदुस्तानी तलबा को सही सलामत वतन वापस लाने के बारे में मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि हुकूमत हिंद की खारिजा पॉलिसी यहां बुरी तरीके से नाकाम रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरह से डायरेक्शन न मिलने की वजह से
वो सरकार को सही सलाह नहीं दे पा रही है। और इसी वजह से जो है आज हम लोग देखते हैं कि वॉर शुरुआत हुआ है और भारतीयों को लाने के लिए गंगा ऑपरेशन का एक बड़ा नाटक सरकार का चला है। प्लेन्स भेजे जा रहे हैं और वहाँ से लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन यही बात अगर महीने भर पहले होती तो शायद मैं समझता कि सरकार के पास फॉरेन पॉलिसी होती और जितनी जान जा रही है उतनी जान कभी जाती नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिला परिषद, नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारी के हवाले से भी कई अहम बातें बताईं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। अकोला और बुल्डाना इजला के तलबा भी यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। जंग के इस माहौल में इन स्टूडेंट्स के परेशान हाल अहले खाना ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो इन्हें जल्द वतन वापस लाने की कोशिश करें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी खोरेजी के नतीजे में अकोला और बुल्डाना के तलबा व तालिबात को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नासाज हालात के सबब सरपरस्तों में बेचैनी पाई जा रही है। अकोला से ताल्लुक़ रखने वाले MBBS के तालिब इल्म एहसानुल्लाह खान के वालिद ने अपने बच्चों को जल्द अज जल्द मुल्क लाने की हुकूमत हिंद से गुजारिश की है। अपना टिकट एक्चुअली 26 फरवरी का था, लेकिन रशिया ने बीच में अचानक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी एयरपोर्ट सारे बंद हो गए और कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉक हो गया और बड़ी मुश्किलों का उसको बच्चे को सामना करना पड़ रहा वहाँ पर। यूक्रेन बॉर्डर वहाँ से पूरा लॉक हो गया मुश्किलों से। फिर रोमानिया पहुँचा वो, अभी फ़िलहाल रोमानिया में है और हुकूमत से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि भाई जल्द से जल्द वहाँ से बच्चों को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 1000 के ऊपर शायद तादाद बता रहा था बच्चा, 1000 के ऊपर बच्चे वहाँ रोमानिया के अंदर दाखिल होकर वेट कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक बुल्डाना और अकोला अजला के तकरीबन 10 तलबा व तालिबात यूक्रेन में ज़ेर तालीम हैं। रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांदरम्यान जी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, तर युक्रेनमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातले जे काही नागरिक किंवा विद्यार्थी जे अडकलेले आहेत, तर त्यांनी जिल्हा नियंत्रण कक्षासोबत संपर्क करावा अशी काल आपण प्रेस नोट दिली होती। त्या अनुषंगाने आज आपल्याला 5 जे तिथे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या पालकांकडून फोन आले आणि आपण त्यांची जी माहिती आहे ती व्यवस्थित जमा करून महाराष्ट्र शासनाचा जो आपत्ती नियंत्रण कक्ष आहे त्यांना पाठवण्यात आलेली आहे। अकोला और बुल्डाना अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का कहना है कि वो लोग यूक्रेन के अलग अलग शहरों से पैदल चलकर सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। जिला अकोला में वाकई पारस बिजली प्लांट रियासत को बड़े पैमाने पर बिजली फराहम करने का काम करता है। यहाँ पर कोयले के अलावा थर्मल और दीगर तरीकों से भी बिजली तैयार होती है, जिसके सबब माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। इस आलूदगी को रोकने के लिए हुकूमत जल्द ही इस इलाके को गुरेजी जोन में तब्दील करने जा रही है। अकोला में वसी पार्क वगैरह बनाते हुए आवाम की सेहत को नुकसान पहुँचने से बचाया जा सकता है। जे औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत त्या सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पामध्ये हायड्रो प्रकल्पामध्ये आणि गॅस प्रकल्पामध्ये जिथे जिथे वीज निर्मिती होते सर्वांसाठी ही योजना लागू आहे। मी सुरुवातीला कोराडी खापरखेडा हे घेतले, आता पारस घेतलं आहे आणि सर्वत्र बायोडायव्हर्सिटी पार्क आणि त्याच्यामधलं जे प्लांटेशन आहे ते प्लांटेशन पोल्यूशनला। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्डों की तश्कील 9 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सादिर हो जाने से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। साबिक कॉरपोरेटर समीर राजौरकर ने शहर के वार्डों की तश्कील 9 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। इस मामले पर अदालत उज़्मा की डिवीज़न बेंच के रूबरू सुनवाई हुई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि औरंगाबाद में अब ब्लॉक सिस्टम के तहत चुनाव करवाने का फैसला किया गया है, जिस बिना पर वार्डों की तश्कील 9 का सवाल ही बाकी नहीं रहता। अदालत ने इस जवाज़ को कबूल करते हुए रिट को खारिज कर दिया। ताहम यह हिदायत ज़रूर की कि इंतखाबात में कानून की पासदारी और राजदारी का ख्याल
रखा जाए। अदालत उज़्मा की जानिब से फैसला सादिर हो जाने से अब औरंगाबाद में जल्द ही इंतखाबात का ऐलान मुतवक्के है। इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अप्रैल में कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। वाज़ेह है कि पिछले 2 साल से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे देख रहे हैं। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग था उसका रिजल्ट आ चुका है और मैं समझता हूँ इलेक्शन का सभी जो अटकलें थी वो दूर हो गई है। निश्चित ही डेमोक्रेसी में लोक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होने चाहिए। महानगर पालिका एक बड़ी संस्था है, संभाजीनगर महानगर पालिका, जिसमें एक हिस्टोरिकल हमारी कॉरपोरेशन है। यहाँ पर कमिश्नर साहब पिछले लगभग 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बोल के रहे, उनका भी अच्छा काम है। गवर्नमेंट से भी काफ़ी अच्छी सहायता मिली, पालक मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। महाराष्ट्र की खबरों के बाद अब कर्नाटक की अहम खबरों को जानेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले नजर सुर्खियों में।